क्या लग रहा है आपको ये सरकार कितने दिन चलेगी? ये सवाल आपसे भी एक। दूसरा ये कि जो नैरेटिव गढ़ रहे थे लगातार हिंदुओं को लेकर के, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तो लगातार गढ़ते रहे, लेकिन बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ, और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अभी वो ताकतवर सरकार नहीं है, अंतरिम सरकार है, लेकिन उस अंतरिम सरकार ने जो स्वीकार किया है, जो पहल की है, जो कदम उठाए हैं, वो लग रहा है कि वो भारत को भी जवाब दे रहा है, भारत की सरकार को भी जवाब दे रही है सरकार। और कहा है वहां के नेता ने कि आप हमको सहयोग दीजिए, हमारे मामले में दखल मत दीजिए। हेमंत भाई किस तरह से देख रहे हैं चीजों को? धनंजय भाई, मोदी जी लगातार अपने शासनकाल में ये साबित करते रहे हैं कि वो राज धर्म निभाने वाले व्यक्ति नहीं है। आप याद कीजिए, गुजरात दंगे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा था कि आप राज धर्म का निर्वाह कीजिए। तो जब भी कोई बड़ा अवसर आता है, ऐसे तो तमाम अवसरों पर, लेकिन जब कभी भी कोई बड़ा अवसर आता है तो मोदी जी राज धर्म निभाते हुए नजर नहीं आते हैं। आज की तारीख में भी वह ऐसा ही कर रहे हैं। वह इस इतने बड़े कारपोरेट फ्रॉड को लेकर के वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी पार्टी और उनके प्रवक्ता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि एक जिस्म दो एक जिस्म ये दो जिस्म एक जान है हम, उसी टाइप का ये लग रहा है कि जो अडानी है वही मोदी है, जो मोदी है वही अडानी है। तो ये इसी तरह की दिशा में सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है। जो बीजेपी रविशंकर प्रसाद को मैं सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि जैसे ये देश पर हमला है, देश को तोड़ने की कोशिश है। तो आप जब इस एक्सटेंट तक चीजों को ले जाते हैं कि मोदी जी की आलोचना करना, श्री सरकार की आलोचना करना, देश को तोड़ना है, ये तो आरोप तो लग रहा है सेबी चीफ पर, आरोप लग रहा है अडानी पर, अडानी बंधुओं पर आरोप लग रहा है। तो सरकार की भूमिका तो होनी चाहिए कि आप उसकी जांच करवा दीजिए। आप कहिए कि ठीक है, ये जो आरोप है उसकी जांच करवा देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, तो उसमें हिडेनबर्ग में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है और जॉर्ज सोरोस जो है हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं और वो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो आप बताइए कि आपको अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि ये लोग सब लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, तो जिस देश के नागरिक हैं जहां बैठे हुए हैं, क्या उस देश से आपने कोई शिकायत की कि ये सब जो है हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? तो ऐसा तो आप करते नहीं है। तो आखिरकार आप बताना क्या चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं कि आप इन लोगों को संविधान और कानून से ऊपर उठ करके मदद करना चाहते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड केस में भी यही हो रहा था। सरकार का इतना दबाव था कि एसबीआई तैयार ही नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते, सुप्रीम कोर्ट के कड़ाई की वजह से वो चीजें सामने आई, लेकिन वो भी आधा अधूरा ही रह गया। बाद में उसकी विस्तृत जांच को लेकर के भी मामला दब गया। हिडेनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट थी उस समय उसको लेकर के भी यही हुआ, उस सेबी को जांच सौंप दी गई। अब दिखाई ये दे रहा है कि जो चौकीदार है वही चोर निकला। तो ये इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो मोदी जी की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से ये है कि वो अकेले पड़ते जा रहे हैं, और आज की तारीख में उनके अकेले पड़ते जाने का, उनके कमजोर पड़ते जाने का बहुत सारा नमूना सामने है। जो दो वक्फ को लेकर जो बिल लेकर के आए थे उसको वापस लेना पड़ा, जेपीसी को भेजना पड़ा। जो ब्रॉडकास्ट बिल जो था उसको इन्होंने, उसका ड्राफ्ट जो था उसको इन्होंने वापस लिया। ये क्या दिखाता है? मोदी जी जो सचमुच जो उनका जो एक नैरेटिव है कि एक अकेला सब पर भारी, तो ये जो है वो कहां ले जा रहा है? ये दिखा रहा है कि आप अपने करनी से लगातार बैकफुट पर आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कोई आपका जो सहयोगी है वो अपना पॉलिटिकल ये जो फेट है, उसका जो भविष्य है वो दांव पर लगा करके आपके साथ रहे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। वक्फ वाले मामले में जो ये लेकर के आए, और नीतीश कुमार ने बिहार में क्या नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है, वक्फ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा वहां, और उन जमीनों का कमर्शियल इस्तेमाल होगा, वहां हॉस्पिटल बनेगा, मदरसा बनेगा। ये सारा वो कैबिनेट से ये सब पास हुआ है, ऑडियो चीजें मीडिया में सामने आई है। तो एक काउंटर नैरेटिव उन्होंने दिया है कि जो आप कर रहे हैं उसके पक्ष में हम नहीं है। नायडू तो उनके साथ है ही नहीं इस मुद्दे को लेकर के। तो जो हिंदू मुस्लिम वाला जो एजेंडा ये सेट करना चाह रहे थे, खासकर वक्फ को लेकर के,
वो यहाँ उस पर वो बैकफायर कर गया, एक तरह से वो पीछे उनको जाना पड़ा। और मुझे लगता है कि ये शायद उस रूप में आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। इनके सामने जो स्थितियां हैं वो साफ साफ है कि आप अडानी को बचाने के लिए किसी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष की तो बात छोड़ ही दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो इंटरव्यू दिया है एक यूट्यूब चैनल को, उस इंटरव्यू को आप देखिए, कैटेगरिकली उन्होंने इनको कटघरे में खड़ा किया है। और सुब्रमण्यम स्वामी को आप इस रूप में खारिज नहीं कर सकते हैं कि वो सरकार के आलोचक रहे हैं। वो हार्डकोर हिंदुत्व के समर्थक हैं, उसके खेमे के लोग हैं। इनसे जो इनका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से बहुत सारे चीजों पर सहमति नहीं रहती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अडानी की जेब में है, और हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उससे सही रिपोर्ट कोई हो ही नहीं सकती है। सेबी की चीफ की नियुक्ति जो है वो अडानी के कहने पर हुई। सुप्रीम कोर्ट जजों से इसकी जांच करवाए और उसमें पत्रकारों को भी रखे। ये सारे पैरामीटर उन्होंने बताए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा है और सेबी चीफ के जेल जाने का वक्त आ गया है, और वो जेल जाएंगी और अडानी भी जेल जाएंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं, वो देश के कानून मंत्री रहे हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, हिंदुत्व के बहुत बड़े ये ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, उन्होंने कैसी कैसी बातें की है वो सबको पता है। तो इनके भीतर के जो एलिमेंट हैं, जो इनके समर्थक एलिमेंट हैं, जो अगर लाइन खींचने की बारी आएगी तो इधर जंप मार करके इधर विपक्ष में नहीं आ जाएंगे। लेकिन जो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो दिखा रहा है कि इनके भीतर भी मोदी जी को लेकर के, इनके गवर्नेंस को लेकर के और इनकी सरकार में जो बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर के इनके भीतर भी दो लाइन चल रही है। तो इसका साफ साफ दिखाई देता है, मतलब इसका असर साफ साफ दिखता है कि मोदी जी आज की तारीख में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। आप याद करें कि जब वो इनके लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जब वो बैठक हो रही थी, उसमें मोदी जी लग रहा था कि उनका शरीर वहां है लेकिन उनका दिल और दिमाग कहीं दूसरी जगह है। वो इतने खोए खोए लग रहे थे। मोदी जी जो हमेशा अपने आप को सेंटर में रखते हैं, हमेशा वो ये शो में हमेशा बने रहना चाहते हैं, लेकिन उस दिन तो साफ लग ही नहीं रहा था कि वहां पर है वो। तो आखिरकार जो मोदी जी का जो ये अलगाव है वो क्या दिखाता है कि मोदी जी निश्चित रूप से आज की तारीख में इस चिंता में है कि हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा, हमारे सहयोगी क्या हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि आपने जो स्थितियां बना दी है उसमें साफ साफ है कि जो न्याय का तकाजा है, जो जस्टिस का जो तकाजा है, उसको आपने तिलांजलि दे दी है। और ये किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप अगर न्याय करते हुए नहीं दिखे, पहले तो आपको दिखना पड़ता है। आप बेईमानी पीछे के दरवाजे से कर लेते हैं तो चलता है, लेकिन आप तो सीधे सामने फ्रंट पर आकर के बेईमानी कर रहे हैं। ये किस तरह की बात है कि आप इस मामले में जांच करवाना ही नहीं चाहते हैं आप, और आप राहुल गांधी के खिलाफ ये कंगना और अंजना टाइप के लोगों को उठा करके सामने भेज रहे हैं कि राहुल गांधी की 24 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां घाटे में चल रही है, तो 9 लाख का हर महीने उनको मुनाफा आ रहा है। तो ये सब करके क्या अडानी को आप बचा लेंगे आप? लेकिन यहां चुनौती इस बात की है कि कांग्रेस जो आज सड़क पर उतरने जा रही है, उसने जो कार्यक्रम बनाया है उसको मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का कार्यक्रम वो बने, वो ऑल पार्टी कार्यक्रम बने, इसका अम्ब्रेला थोड़ा और बड़ा हो। और दूसरी बात यह है कि इन सवालों को अगर बेरोजगारी महंगाई के सवाल से आप जोड़ते हैं तो नीचे तक आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा जो कारपोरेट घोटाला होता है उसको नीचे तक ले जाने में, आम जनता के बीच में उसको एस्टेब्लिश करने में, बताने में, उसको कैसे आप क्वाइन करेंगे, ये आपके सामने चुनौती होती है। तो मुझे लगता है कि जो ये पूरा जो माहौल जो बन रहा है उस माहौल में साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी अकेले पड़ते जा रहे हैं। और आयस भाई की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी देश में हिंदू मुसलमान जो कुछ भी है, ये तो हमारे साथ एक ऐतिहासिक ये त्रासदी है कि भारत यो चाहे वो पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान का मामला हो, बांग्लादेश में हो, हमारे यहाँ हो, वो एक कन्फ्लिक्ट का कारण रहता है। लेकिन उसको जिस रूप से इनका सोशल मीडिया, इनके नेता जिस रूप में कर रहे हैं, वो तो एक देश के आंतरिक इसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं
क्या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने जो तय किया था कि हम बांग्लादेश में रहेंगे, वो इनसे पूछकर तय किया था? उन्होंने स्वेच्छा से तय किया था वहां रहना, वहां जीना मरना उन्होंने तय किया था। पाकिस्तान में जो लोग रहे उन्होंने तय किया था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, उनको किसी ने दबाव डाल के तो रखा नहीं था वहां पर। तो जो लोग भी रह रहे हैं वहां पर, उनका जो प्रॉब्लम है, तो ये जो वहां ठीक है, वहां वहां नॉन स्टेट एक्टर भी हैं, वहां तरह इस तरह के उन्मादित ताकतें भी हैं, लेकिन वहां का स्टेट जो है क्या न्याय करता हुआ दिखता नहीं है। अभी जो बांग्लादेश में जो कार्यकारी सरकार है एक तरह से, उसने उसने जिस तरह की भूमिका निभाई है, वो भूमिका, उस भूमिका में क्या मोदी जी रहे हैं कभी यहाँ पर? आप इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में होती है, उन घटनाओं को लेकर के आप चुप रहते हैं, और आपकी जो ट्रोल आर्मी है, आपके जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, वो तमाम लोग उसके पक्ष में माहौल बनाते हैं। तो ये जो दो मुंहापन है, ये एक तरह से भारत की छवि को और खराब कर रहा है। तो आप ये कह करके बच नहीं सकते हैं कि ये विदेशी लोग इसमें लगे हुए हैं तो भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये चलेगा नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में 2G हो, कोल हो, ये सारी बातें जो सामने आई, उस समय क्या कांग्रेस ने या मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये देश को तोड़ने की कार्रवाई है? मनमोहन सिंह ही इंडिया है और इंडिया ही मनमोहन सिंह है, ये तो उन्होंने नहीं कहा था। तो और 2G में क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जहां ले जाना चाहते हैं देश को, वहां देश जाने के लिए आज की तारीख में तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इनके जो पूरा जो माहौल है, उस माहौल को कैसे एक राजनीतिक आंदोलन में विपक्ष तब्दील कर पाता है, एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन में। ये आज समय की मांग है। मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कांग्रेस और उनके एलाइज को। जी।